है, ये जानकारी मिलेगी। इसका निवारण कैसे ही किया जाएगा, ये भी मिलेगा। लेकिन ये पाने से पहले आपके पास नोटबुक और पेन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये है आपके पास तो आप कुछ बिंदु नोट्स कर पाएँगे और इसे रिवीज़न कर पाएँगे। आज की कक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होनी है। इस कक्षा का लिंक आप अपने मित्रों तक पहुँचा सकते हैं। आर्ष विद्या गुरुकुलम की चल रही ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्वस्थ होने की क्रिया को जानते हैं। ठीक 8 बजे हम सिद्धांतों के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप बने रहें और जो आपको लिंक प्राप्त हुआ है, उसे आप अग्रेषित करें। किसी भी प्रकार का विशेष रोग अगर आपके शरीर में है, उसका निदान चाहते हैं, तो जो आपको लिंक प्राप्त हुआ, उसमें एक फ़ोन नंबर है। उस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको चिकित्सा के लिए उचित निर्धारित समय आपको व्हाट्सएप आएगा। उस समय पर आप मीटिंग में जुड़ करके चिकित्सा ले सकते हैं। यह निःशुल्क है। धन्यवाद।
सभी साथी मित्रों को नमस्ते। आर्स विद्या गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको लिंक मिला उसमें आज का विषय जो है चिकित्सा संबंधित है और चिकित्सा संबंधित में हम बिना औषधि के, बिना दवाई गोली के कैसे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसकी पहली जो श्रेणी में आता है या सबसे पहला ध्यान जो रखना होता है वो समय का ध्यान रखना पड़ता है। हम कैसे निरोगी रह सकते हैं समय को ध्यान में रखते हुए? क्या हम दिनचर्या अपनाएँ? कैसे हम जीवन यापन करें? या कैसे हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में सफलतापूर्वक हम जी सकें और सभी रोगों से निजात पा सकें? यह कक्षा आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपके पास नोटबुक और पेन होना अनिवार्य है। अगर आप इसे आगे से रिवीजन करना चाहते हैं या विशेष तौर पर इस कक्षा पर ध्यान देना चाहते हैं या अपने रोगों की छुट्टी करना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति करना चाहते हैं, तो कुछ नोट्स बताए जाएँगे। उन नोट्स को आप ज़रूर अपनी पेन डायरी में उतारें। ध्यान रहे अपना ऑडियो वीडियो बंद रखें। कक्षा के दौरान किसी का भी माइक अनम्यूट ना हो और वीडियो ऑन ना हो ताकि दूसरे को किसी को दुविधा ना हो। अगर कुछ भी प्रश्न रहा, तो हम प्रश्नावली में लेंगे, उसमें आपको हैंड राइज़ करना होगा। हैंड राइज़ करने के बाद में आपका नाम पुकारा जाएगा। जैसे ही नाम पुकारा जाएगा, तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। उसका व्यवस्थित आदर्शपूर्वक उत्तर दिया जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से। धन्यवाद। जो आपको लिंक मिला है, अपने साथी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। हजारी राम जी, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए प्लीज़। आर्ष विद्या गुरुकुलम के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों से विनती पूर्वक आग्रह है कि वो अपना ऑडियो वीडियो बंद रखें। आवश्यकता होने पर अपना प्रश्न करने के लिए हैंड राइज़ करें। नाम पुकारने पर अनम्यूट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। हजारी राम जी, वीडियो ऑफ कर दीजिए। जिस किसी भी साथी का वीडियो ऑन है, वो अपना वीडियो बंद कर दें। हो गया। नमस्ते, समय हो चुका है, हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम मंत्र पाठ कर लेते हैं और कक्षा शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुनितानि पराशुः यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम शांति शांति शांति। सभी साथी मित्रों को नमस्ते। जैसा कि आपको पता है, आज की कक्षा का जो विषय है, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपके पास? मेरी आवाज़ क्लियर है? आ रही है। आ रही है। धन्यवाद। जैसा कि आज का विषय है, हम दिनचर्या में परिवर्तन करके या दिनचर्या में हमारे पास कैसी क्या गड़बड़ी हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास बीमारियाँ आ रही हैं।
और अगर मान लीजिए हमारे पास बीमारी आ गई तो हम क्या सुधार करें, ऐसा क्या करें तो उससे बीमारी चली जाए। आज आधुनिकता की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास ना तो खाने के लिए समय है, ना बैठने के लिए समय है, ना लेटने के लिए समय है। हम पूरी ज़िंदगी अस्त-व्यस्त और पैसों पे जी रहे हैं, इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं कि हम पैसा, पैसा, पैसा कर रहे हैं। ये पैसा-पैसा करते-करते हमारे जीवन के अंदर इतना बदलाव आ गया, इतना षड्यंत्र हो गया कि हम पूरी तरह से 40 के बाद या जीवन भर हम बीमार ही रहते हैं, ऐसा स्लोगन सा बन गया है। आज जिस परिवार में देखो, जिस घर में देखो, बीमारी ने अपना घर कर लिया है और बीमारी ने अपना घर ही नहीं कर लिया, एक-एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, तो 4 के पास बीमारी है, अगर 4 के पास बीमारी है, तो 2 के पास 3 बीमारी से ज़्यादा बीमारी है या 5 बीमारी से ज़्यादा बीमारी है, 2 बीमारी से ज़्यादा बीमारी। और जिस व्यक्ति ने अधिक से अधिक टेस्ट कराए हैं, उनके पास अधिक से अधिक बीमारियाँ का विकल्प मतलब दू दिख रही हैं, उसको वो बीमारी हो गई और गोलियाँ ले रहा है, टैबलेट ले रहा है। आजकल हमने विज्ञान को बहुत ही अच्छी तरह जाना और आधुनिकता के दौर में जो एलोपैथी, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसकी भी देन है, हमें किसी भी तरह से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देता है। तो आइए हम जानते हैं दिनचर्या के बारे में। दिनचर्या में आप सभी व्यवस्थित रूप से जानते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सा रात को जल्दी सोना चाहिए, शाम को भोजन जल्दी करना चाहिए, सुबह भोजन जल्दी करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए? ये किसी को पता नहीं। बस इतना पता है करना चाहिए। ये वही वाली बात हो जाती है कि हमारे दादी-नानी या माँ एक चपाती बनाती हैं और वो चपाती को गोल बनाती है। अगर हम उन्हें प्रश्न पूछ लें कि ये माँ रोटी गोल क्यों बनाई? तो वो माँ बोलती है मेरी माँ गोल बनाती थी, मेरी दादी गोल बनाती थी, मेरी सासू गोल बनाती थी, इसीलिए मैं भी गोल बनाती हूँ। उसके पास सैद्धांतिक तौर पे इसका कोई भी उत्तर नहीं है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए, भूगोल को अगर देखा जाए, तो पृथ्वी को अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है गोल है और उस गोल को संतुलित करते हुए हमने जो है रोटी भी गोल बनाई। ये सैद्धांतिक पक्ष हो सकता है, लेकिन इस सैद्धांतिक पक्ष से हमारे शरीर के रोगों का क्या लेना-देना? क्या होता है? तो आइए, अभी आपके पास सभी के पास नोटबुक और पेन होना बहुत ही ज़रूरी है। नोटबुक और पेन है तो कुछ सिद्धांत आप नोट कर पाएँगे। हम दिनचर्या के बारे में अगर देखते हैं या दिनचर्या के बारे में पूछते हैं तो हमारे पास एक घड़ी सामने दिखाई देती है, जो 24 घंटे की घड़ी है, जो 12-12 घंटे की घड़ी है, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। हालाँकि कभी 12 घंटे दिन के और कभी 12 घंटे रात के पूरे 12 महीनों में होते नहीं हैं। या तो दिन में कुछ मिनट कम होते हैं या रात में कुछ मिनट कम होते हैं या कुछ आधा घंटा, घंटे का डिफरेंस भी हो जाता है। जिसे हम कहते हैं सर्दियों में छोटा दिन होना और गर्मी में बड़ा दिन का होना। यानी कि सूर्य की उपस्थिति गर्मी में अधिक होना और सूर्य की उपस्थिति सर्दी में कम होना। उसे हम दिन कहते हैं और उसे ही हम रात कहते हैं। तो क्या हम इसे लेकर के सिद्धांत को स्थापित कर पाएँगे? क्या हम ऐसे सिद्धांत को स्थापित कर पाएँगे, जो हमें आजीवन निरोगी रख सकता है? तो आइए बात करते हैं निरोगी रहने की। निरोगी रहने के लिए हमें कहा जाता है सभी म्यूट रखेंगे, सभी शांतिपूर्वक आग्रह है कि अनम्यूट रखेंगे, वीडियो बंद रखेंगे। सुबह अगर हम देखते हैं तो सुबह कहा जाता है कि हमें सुबह भोर में उठना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए। इतना ज़रूर कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? तो लिख लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वो समय रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक का, ये पूरी तरह से सटीक समय नहीं है, लेकिन उसके आस-पास का समय है। यानी कि सूर्योदय से पहले का समय। सूर्योदय से ठीक 3 घंटे पहले का, ठीक 4 घंटे पहले से लगा करके, वो जो 4 घंटे के अंदर का जो समय होता है, उसे भोर कहा जाता है, उसे प्रभात कहा जाता है।
और उस समय में उठने पर हमें क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्रिया है जो समय के अनुसार चलती है। समय के अनुसार चलने के लिए मैं आपको एक छोटा-सा सिद्धांत रखता हूँ। कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जा रहा है और दिल्ली से मुंबई जाते समय वो राजधानी ट्रेन में बैठा है या किसी भी साधन में बैठा है, तो उसके 5 रूट्स आएँगे, 5 स्टॉपेज आते हैं। उस स्टॉपेज में वो दिल्ली से निकला, सीधा दिल्ली से निकलने के बाद में हरियाणा पे पहुँचता है, राजस्थान में 2 स्टॉप लेता है, गुजरात में 2 स्टॉप लेता है, मध्य प्रदेश में स्टॉप लेता है और फिर वो महाराष्ट्र में स्टॉप लेते हुए मुंबई तक पहुँचता है। दिल्ली से मुंबई के जाने के बीच में जहाँ-जहाँ पे वो स्टॉप लेता है, जहाँ-जहाँ पे वो रुकता है, वहाँ-वहाँ का समय अलग-अलग होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन डालते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन का मुँह से लगा करके, लार से होते हुए, आहार नली से होते हुए, हमारे आमाशय में और हमारे पेट के अंदर जाने से लगा करके मल त्यागने की एक क्रिया होती है। उस क्रिया में हर समय अलग-अलग समय होता है और हर समय में अलग-अलग कार्य होता है। अगर उस कार्य को ध्यान में रख करके हम अपने जीवन के अंदर धारण कर लें या उस कार्य को ध्यान में रख करके हमारा जीवन चक्र हम सुधार लें, तो पूरी तरह से सभी रोगों से हम वंचित रह सकते हैं और जो हमारे शरीर में रोग हैं, बड़े से बड़े रोग को हम ठीक कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं सुबह के टाइम पे, सुबह से 3 से लगा करके 7 बजे तक का जो समय है, 3 से 5 का जो समय है हमारे पास फेफड़े का समय है 3 से 5 बजे। और 5 से 7 बजे तक का जो बड़ी आँत का समय। फिलहाल आप 3 से 7 बजे तक, सुबह 3 एएम से लगा करके 7 एएम तक, जो साथी नोट कर पा रहे हैं, वो नोट करें। सवेरे 3 एएम से लगा करके 7 एएम तक फेफड़ा और बड़ी आँत का समय है। फेफड़ा और बड़ी आँत का समय होने से हमें ये दिखाई देता है, हमें ये मालूम पड़ता है कि फेफड़े का जो कार्य है वो गैस में से गैस को छान करके अपने उपयोगी के लिए रखना। यानी कि सुबह 3 से 5 या 3 से 7 बजे जो हवा होती है वो पूरी तरह से शुद्ध होती है और वो शुद्ध हवा अगर फेफड़े को मिल जाए, तो फेफड़ा आजीवन दुरुस्त रह सकता, आजीवन स्वस्थ रह सकता है। इतना ही नहीं, अगर किसी को फेफड़े का रोग है, वो इस समय के अंदर परेशान भी होता है। और ये जो फेफड़े की औषधि है, ताज़ा हवा हमें सुबह 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक ही मिलेगी। सूर्योदय के बाद उतनी ताज़ा हवा नहीं मिल सकती, जितनी ताज़ा हवा हमें सुबह भोर में मिलती है। दूसरा अंग आता है बड़ी आँत। फेफड़ा और बड़ी आँत जो है सुबह 3 बजे से लगा करके 7 बजे तक के समय में आती है। बड़ी आँत को हम देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या साइंस से देखें, तो बड़ी आँत के अंदर हमें मल दिखाई देता है और मल त्यागने का जो समय है, वो सुबह-सुबह का है। अगर व्यक्ति इस समय उठ जाता है 3 बजे से लगा करके 7 बजे के बीच या 3 बजे से 5 बजे के बीच जो उठता है व्यक्ति, वो सबसे ज़्यादा स्वस्थ व्यक्ति होता है। गलती से या किसी कारणवश वो थोड़ा कुछ लेट हो गया, आधा घंटे, 1 घंटे, तो भी चल सकता है। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि 5 बजे के पहले ही आपको उठना पड़ेगा। 3 से 5 के बीच में उठना है, तो आपके फेफड़े सही रहेंगे, तो आपकी बड़ी आँत सही रहेगी। अब बड़ी आँत के मल त्यागने का जो समय है, वो भोर का है, वो सुबह का है, वो ब्रह्म मुहूर्त के समय का है। अगर आप बड़ी आँत का जो समय है, उसमें आप मल त्यागने का कार्य नहीं करते हैं, किसी कारणवश आप लेट उठते हैं या किसी कारणवश आप लेट ही जगते हैं हमेशा-हमेशा के लिए, तो होगा क्या? सूर्य का प्रभाव जो है बड़ी आँत के ऊपर हमारे शरीर के ऊपर पड़ेगा और वो सूर्य का प्रभाव हमारे मल को स्थूल बना देगा, मल को जहाँ है वहाँ अग्नि से भस्म कर देगा और वहीं उसे रोक देगा। इससे आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की बीमारी आती है। तो 3 बजे से लगा करके 7 बजे का जो समय है, वो हमारा फेफड़ा और बड़ी आँत का समय है। आइए हम आगे की बात करते हैं। सुबह 7 बजे से लगा करके 11 बजे तक का जो समय है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँगा। सुबह 7 बजे से लगा करके 11 बजे तक का जो समय है,
वो है आमाशय और प्लीहा का, आमाशय और तिल्ली का। दिन में 11 बजे से लगा करके दिन में 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक का जो समय है वो है हार्ट, दिल, हृदय और छोटी आंत का। दिन में 11 बजे से लगा करके दिन में 3 बजे तक का जो समय है वो है हार्ट का और स्मॉल इंस्टेंटाइन का, हृदय का और छोटी आंत का। दोपहर के 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो है यूरिनल ब्लैडर और किडनी, मूत्राशय और गुर्दा। एक बार फिर से बता देंगे? जी, दिन में 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो है यूरिनल ब्लैडर और किडनी, मूत्राशय और गुर्दा का। शाम को 7 बजे से लगा करके 11 रात को 11 बजे तक का जो समय है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, मेरुदंड और मस्तिष्क का। हम पूरे सिद्धांत जानेंगे, मुख्य मुख्य अंगों के ऊपर हम चल रहे हैं। शाम को 7 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक का जो समय है वो मेरुदंड और मस्तिष्क का है। रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक का जो समय है वो है गॉल ब्लैडर और लीवर का। गॉल ब्लैडर और लीवर रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक का। हमने 24 घंटे की जर्नी में लगभग हर 2 घंटे के 2-2 अंक, यानी कि 4 घंटे के 2-2 अंक हमने लिख लिए। पुनः वापिस रिपीट करता हूं, रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक फेफड़ा और बड़ी आंत का समय। रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक का समय, फेफड़ा और बड़ी आंत। सुबह 7 बजे से लगा करके दिन में 11 बजे तक का जो समय है आमाशय और प्लीहा, स्टोमस और प्लीहा, तिल्ली। दिन में 11 बजे से लगा करके दिन में 3 बजे तक हार्ट और स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत और हृदय। दिन में 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो है मूत्राशय और किडनी, गुर्दा, यूरिनल ब्लैडर और किडनी। शाम को 7 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक का जो समय है वो है मस्तिष्क और मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक का जो समय है वो है लीवर और गॉल ब्लैडर। आपने समय 24 घंटे का और 12 अंग लिख लिए होंगे। अगर किसी ने नहीं लिखे तो अनम्यूट करके बताएं कि नहीं लिख पाया। सभी का हो गया लिख करके? नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी विवेक
मैंने नोट नहीं कर पाया क्योंकि अभी दौड़ा हूँ मैं। और कौन नोट नहीं कर पाए हैं? सभी नोट कर पाए हैं? आचार्य जी नमस्ते। मैं भी नहीं लिख पाया, मैं भी बाहर था, लिख नहीं पाया, खाली एक सुनना बार सुन। रिपीट कर रहा हूँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दीजिए अपने में। मैं वापस पुनः रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कक्षा आगे चलानी है, आगे लेनी है, इसीलिए बार बार नहीं हो पाएगा। मैं एक बार पुनः कर देता हूँ। रात को 3 बजे से लगा करके सुबह 7 बजे तक फेफड़ा और बड़ी आंत का समय है। लार्ज इंटेस्टाइन और फेफड़ा, लंग्स। दिन सुबह 7 बजे से लगा करके दिन में 11 बजे तक का जो समय है, स्टोमस और प्लीहा, तिल्ली और आमाशय का समय सुबह 7 बजे से लगा करके 11 बजे तक का। दिन में 11 बजे से लगा करके दिन में 3 बजे तक का जो समय है, हार्ट और स्मॉल इंस्टेंटाइन, हृदय और छोटी आंत का समय। दिन में 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का जो समय है, वो है यूरिनल ब्लैडर और किडनी, गुर्दा और मूत्राशय। रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे से लगा करके रात को 11 बजे तक का जो समय है, वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरुदंड। रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक का जो समय है, वो गोल ब्लैडर और लीवर का। आशा करता हूं आप सभी ने लिख लिया होगा। शंकर जी, आपका हैंड राइज है, बताएं क्या प्रश्न था? हाँ नमस्ते जी गुरु जी। हेलो नमस्ते जी। मेरा आवाज आ रहा है? नमस्ते जी। हाँ मेरा एक सवाल था। हाँ हेलो। मेरा सवाल था कि मतलब जो किडनी का बीमारी है उसका इलाज क्या करने से सही हो सकता है? अभी जो कहीं 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 ऐसा बोला, लीवर किडनी जो पूरा फेल हो जाता है, जो काम नहीं करता है, उसकी इलाज क्या मतलब आयुर्वेदिक में क्या करे जो कि मतलब उसका जो किडनी है सही हो सकते हैं, जिसकी वजह से आज मतलब जो डायलिसिस पूरा चालू है, ना इलाज बीमारी, आखिर तब डायलिसिस होता है, लास्ट में उसका देहांत हो जाता है। उसके लिए मेरा एक सवाल था। भाई लगता है मेरे को हट रहे हैं गुरु जी, और वो आपकी बात का जवाब दे देंगे और उनसे आप बात भी कर लियो पर्सनल फोन पे भी। जी जी, आपकी धन्यवाद। समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। सभी अपना अनम्यूट करेंगे, कोई भी माइक नहीं खोलेगा। मैं जब प्रश्नावली लूंगा तभी अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद। आपका प्रश्न था रोग के उपचार के प्रति। रोग के उपचार, जब आप कक्षाएं लगातार ज्वाइन करेंगे तो आप उपचार खुद सूझ जाएंगे। हम इस कक्षा को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और प्रश्नावली में आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सभी ने, आशा करता हूँ सभी ने ये नोट्स कर लिए होंगे, और इस नोट्स को ध्यान में रखते हुए हम विषय के ऊपर आगे बढ़ते हैं। सुबह से 3 बजे से लगा करके 7 बजे तक जो फेफड़े और बड़ी आंत का जो समय होता है, यानी कि फेफड़े के समय में उठ जाना और बड़ी आंत के समय में, फेफड़े के समय में उसका कार्य उसको दे देना, उस कार्य के प्रति जागृत होकर के वो कार्य कर लेना हमें पूरी तरह से निरोगी रख सकता है। इतना ही नहीं, रोग आने ही नहीं दे, उसे उसके लिए रोग की रोगात्मक क्षमता जो है एक्टिव कर सकता है। अगर पूरे दिन आप ध्वनि प्रदूषण में रहते हैं, पूरे दिन आप वायु प्रदूषण में रहते हैं, या पूरे दिन आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, लेकिन आप सुबह सुबह जल्दी 3 बजे से लगा करके 5 बजे के बीच में अगर आप उठ जा रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहेगा। आगे चलते हैं हम सुबह 7 बजे से लगा करके सुबह 9 बजे तक। आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद के आधार पर हम बात करते हैं तो ये कहता है कि जठराग्नि जो है सूर्य से, सूर्योदय के ठीक दौरान चालू हो जाती है, और सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे के अंदर में भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो आमाशय का जो समय आ रहा है, वो 7 से 9 का आ रहा है।
यानी कि सुबह 7 बजे से लगा करके सुबह 9 बजे तक सूर्योदय के ठीक 1.5 घंटे के अंदर आप भोजन कर लेंगे, सुबह का भोजन। और सुबह का भोजन कैसा? सुबह का भोजन महाराजा के जैसा। आमाशय जब आप बड़ी आंत को निवृत्त कर देते हैं, बड़ी आंत को अब खाली कर देते हैं, तो शरीर के अंदर स्पेस ज्यादा बच जाता है, शरीर के अंदर जगह बच जाती है। अब इस समय आमाशय को भूख लग रही होती, पेट को भूख लग रही होती है, और उस समय अगर आप उचित समय पर उचित भोजन अगर दे देते हैं शरीर को, तो उसमें जो भी लवण बनने हैं, जो भी रक्त बनना है, जो भी वीर्य बनना है, जो भी अस्थि बनना है, जो भी मज्जा बनना है, उसको वो सप्लाई करने में आसानी हो जाती है। आप सभी जानते हैं, आप अगर ड्यूटी पर आधा घंटा लेट जाते हैं और रोज लेट जाते हैं, तो आपको नौकरी से बाहर निकलना पड़ता है या फटकार लगती है। 1-2 बार फटकार लगती है, उसके बाद में आपको निकाला जाता है। तो ये फटकार कौन सी? ये फटकार है हमारा सरदर्द। ये फटकार कौन सी? ये फटकार है हमारा बुखार, ज्वर। ये जो आने के सिम्टम है, हम उचित कार्य उचित समय पर नहीं करने के कारण हमें फटकार लगती है, और उसके कारण हमें शरीर के अंदर बड़ा नुकसान होता है। जिस प्रकार की मैंने कहा कि आप अगर किसी भी सरकारी ड्यूटी पे हैं या प्राइवेट ड्यूटी पर हैं, समय पर काम नहीं कर रहे हैं, समय पर काम पे नहीं जा रहे हैं, तो आपको पहले फटकार लगती है, पहले डांटा जाता है, और अगर आप निरंतर निरंतर उसी प्रकार करते रहते हो, तो आपको निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर फटकार का मतलब ये हो गया छोटे मोटे रोग। रोग का मतलब ये हो गया आपका सर दर्द हो सकता है, आपका पेट दर्द हो सकता है, आपका आंख दुख सकता है, आपका कान दुख सकता है, आपका कंधा दुख सकता है, आपका गला दुख सकता है, आपका सीना दुख सकता है। रोग के अनेकों 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 नाम है। वो किस तरह से फटकार लगाएगा, इसका अंदाजा हमें नहीं है। ये शरीर की क्रिया है, शरीर ही जानता है। लेकिन इतना जरूर है, आप समय पर उसे काम नहीं दोगे, समय पर अगर काम नहीं करोगे, तो ये फटकार अंततः आपको निकाल देगी, यानी कि आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये हम नहीं समझते हुए, जैसे ही हमारे को फटकार लगाई, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर के शिकारी हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है ये गोली ले लो, लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है कि आप सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी भोजन करो। आमाशय का काम जैसे ही पूरा होता है, उसी के बाद अस्थि, मज्जा, रस, वीर्य और अग्नि प्रज्वलित होकर के अग्नाशय से होते हुए पित्ताशय, प्लीहा में, और प्लीहा से होते हुए छोटी आंत और हार्ट से होते हुए रक्त की ध्वनियों में हमारे पूरे शरीर में जाता है। पुनः वापिस वही चक्र मल त्यागने तक आता है। तो इस चक्र को पूरा होने के लिए जो समय लगता है, वो समय हमारे लिए बहुत ही उचित होता है। और एक बात का ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदर रूट जो है बहुत ही लिमिटेड है, और रूट जो माध्यम है वो बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले हैं। पतले पतले और छोटे छोटे होने का मतलब ये है कि कहीं कहीं पर वन वे है और कहीं कहीं पर टू वे है। वन वे और टू वे की अगर हम बात करें, तो जिस समय जिस गाड़ी को उस रास्ते से जाना है, अगर वो उचित समय पर आ जाती है, तो उसे सिग्नल मिल जाता है और वो अपना कार्य पूरा कर लेती है। लेकिन वहां पर नहीं आती है, लेट मिलता है, और लेट सिग्नल मिलने की वजह से वो अपने गंतव्य स्थान पर समय पर नहीं पहुंच पाती है। समय पर नहीं पहुंचने का कारण है आपके एक साइड का हाथ दुखना, आपके एक साइड का पैर दुखना, आपकी एक साइड की जीवा मतलब दांत दुखना। कई सारे एक साइड के जो दर्द होते हैं, वो इसकी वजह से आते हैं, क्योंकि उसने एक रास्ता, एक पाथ तो उसने क्लियर कर लिया, लेकिन दूसरा पाथ वो क्लियर नहीं कर पाया। यानी कि जो हमने औषधि ली, जो हमने भोजन लिया, जो हमारा जीवन चक्र में जो चल रहा है, उसका हमने पूरी तरह समय पर नहीं करने के कारण आधे रास्ते में वो जा करके अटक गया, और अटकने के बाद में हमारी शरीर की क्रिया ने सीधा उसे बड़ी आंत में मल मार्ग में पहुंचा दिया डायरेक्ट। जब डायरेक्ट मल मार्ग में पहुंचा देते हैं
और आधे रास्ते में सप्लाई हो गई, यानी कि आधे रास्ते को भोजन मिला, आधे शरीर को भोजन मिला और आधे शरीर को भोजन नहीं मिला, तो आधा शरीर फिर धीरे धीरे पेन में बदल जाएगा और वो पेन में बदलते ही हम पेन किलर खा लेते हैं और पेन किलर वो धीरे धीरे हमें किल कर देता है। तो साथियों, आमाशय का जो समय है मित्रों, आमाशय का जो समय है सुबह 7 से 9 का समय है। आपको इस समय भोजन करना उचित है, चाहे आप सूखी रोटी खाएं, कुछ भी औषधि ना हो। आप सोचते होंगे कि भाई हम तो जहर खा रहे हैं, कोई बात नहीं, इस समय खाइए, आपका शरीर उसे पचाने के लिए तैयार है। मुझे नहीं पता, कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारी ड्यूटी में है, लेकिन आप ये जो समय मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप पालन करते हैं तो आयुर्वेद है कि नियमों का जो पालन करता है वो जीतता है, और जीता है वो जीतता है, आप बीमारी से ग्रसित नहीं। सुबह जश्न में 3 बजे तक जो होता है हार्ट का और छोटी आंत का समय होता है। हार्ट और छोटी आंत का समय, हृदय और छोटी आंत का समय क्या करता है, ये रक्त नलियों में ऊर्जाएं भरता है, रक्त को पंपिंग करता है और पंपिंग के माध्यम से, पावर के माध्यम से हमारी सारे पदार्थों को आगे पीछे पहुंचाने में मदद करता है। और ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हम इस समय दोपहर का, सुबह का भोजन हम इस समय करते हैं। जब इस समय आप भोजन करेंगे और हार्ट जो है अपना काम करेगा, छोटी हाथ अपना काम करेगा, तो समस्या यहाँ पर हो जाएगी। आप आमाशय और आहार नली से लगा करके आप आमाशय में भोजन भेज रहे हो, शरीर की ऊर्जा यहाँ खत्म हो रही है। अब हार्ट के लिए, हार्ट को काम करना है, छोटी आंत को काम करना है, तो उसके लिए आपने ना तो जगह रखी, ना उसको आपने समय दिया। अगर समय नहीं दिया, जगह नहीं रखी, तो उसको वो भोजन को बाईपास करेगा, डायरेक्ट करेगा, तो उसको आमाशय ही डायरेक्ट पचाने की कोशिश करेगा, आमाशय ही अग्नि प्रज्वलित करके करेगा। तो इससे हमारे आमाशय के अंदर अल्सर हो जाना और मल के अंदर लूज होना, या मल पूरी तरह से स्थूल नहीं होना, या पूरी तरह से स्थूल होना, इतना स्थूल हो जाना कि हमारा पाइल्स बन जाना, ऐसा बन जाना, ये जो क्रियाएं होती है ये अनियमित असमय भोजन के कारण होती हैं। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम। दिन में 3 बजे से लगा करके शाम को 7 बजे तक का समय, दिन में 3 बजे तक से लगा करके शाम को 7 बजे तक का जो समय है वो है किडनी और मूत्राशय का। यानी कि जो अवशिष्ट बचा है जल पदार्थ का अवशिष्ट, वो उसे छान करके निकालता है। यानी कि रक्त में से पानी को छानने का जो काम होता है वो किडनी करती है, वो अपने समय पर करती है। कुछ लोग तो इस समय पर भी भोजन कर लेते हैं। तो मानिए, अगर इस समय पर भोजन करेंगे तो हार्ट ने अपना काम बंद कर दिया, छोटी आंत ने अपना काम बंद कर दिया, आमाशय अपना काम समय पर नहीं कर पा रहा, प्लिया अपना काम समय पर नहीं कर पा रही है। और किडनी के समय में जब आप भोजन अंदर परोस रहे हैं, या मूत्राशय के समय समय में आप अगर शरीर के अंदर भोजन परोस रहे हैं, तो आप वास्तव में बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आगे चलते हैं। शाम को 7 बजे से लगा करके 9 बजे तक का जो समय है, शाम को 7 से 9 का जो समय है वो है ब्रेन का, मस्तिष्क का। तो हम यहाँ जर्नी लेते हैं छोटे से गाँव की। हमारे बड़े बुजुर्ग या छोटे से गांव में शाम को लोग इकट्ठा हुआ करते थे और पूरी की दिनचर्या में क्या किया, क्या नहीं, क्या अच्छा किया उसे कल के लिए दोहरा, और क्या खराब किया उसे आज ही करे। मस्तिष्क वाली, ये दिमाग लगने वाली जो बातें होती थी, ये शाम को 7 बजे से लगा करके 9 बजे हुआ करती थी। लोग चौराहे पर बैठते थे, लोग 4 रास्ते पर बैठते थे, समूह में बैठ करके करते थे और पूरे दिन की जर्नी हाँ बताते थे और लगा कर आगे के लिए थे। लेकिन आज समय आज डिजिटल का है,
तो आज वो समय भी था। अगर आप इस मस्तिष्क को काम देंगे तो मुझे 24 घंटे की 24 लेख अभी निश्चित करना है। मैंने क्या करके इस सुधार को आगे आज का जो होता है सरकार का जो उसकी करने की ऐसा पर ब्रेन को आपने नहीं दिया तो ये 10 में से 4 व्यक्ति 10 में से 3 व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है। स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी समस्या? L4 L5 ये समस्याएं बहुत ही तगड़े रूप से आ चुकी है और इसके ऑपरेशन भी बड़े बड़े गहरे गहरे हैं। लेकिन ये समय स्पाइनल कॉर्ड ये कहता है शरीर को कि मुझे आप पूरी तरह से सीधा स्ट्रेट कर दीजिए। अगर आप मुझे पूरी तरह से सीधा स्ट्रेट रखते हैं तो मैं इस शरीर को दुरुस्त करने के लिए, इस शरीर को के रोगों को खत्म करने के लिए, इस शरीर के अंदर बीमारी आ रखी है उस दुश्मन से लड़ने के लिए मैं अपने मित्र के पास में ऐसे मित्र के साथ में पास में भेजना चाहती हूँ जो मित्र आपको पूरी तरह से निरोगी कर सकता है। उस मित्र का नाम है लीवर। लेकिन लीवर के पास जाने से लीवर ये कहता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड द्वारा मुझे शरीर पूरी तरह से सीधा शांत अवस्था में और स्थिर अवस्था में मिलता है, किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं, किसी प्रकार की कोई भी ध्वनि नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अन्य क्रिया नहीं, केवल श्वसन क्रिया के अलावा कोई अन्य क्रिया नहीं, यानी कि कर्णेंद्रिया बंद, आंखें बंद, नाक में से सुगंध कैसी होती पता नहीं, पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में दे दो। लीवर ये कहता है पूरी तरह इसे निर्जीव अवस्था कर दो, इसे कुछ भी पता नहीं होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूं। लीवर कहता है स्पाइनल कॉर्ड को, कहता है आप 9 बजे से लगा करके 11 बजे तक का आपके पास समय है। आप इस शरीर को मुझे हवाले करने से पहले इसे स्ट्रेट करके इसे स्थिर अवस्था में, शांत अवस्था में मुझे दे दीजिए, मैं इसकी सारी बीमारियां ठीक कर देता हूं। लेकिन आधुनिकता की भागदौड़ी भरी जिंदगी में हम स्पाइनल कॉर्ड के समय में मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बैठे रहते हैं और हम स्पाइनल कॉर्ड को सीधा नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, बोला L4 L5 हमें ठीक कर दो। कैसे ठीक होगा मित्रों? अगर आप 9 बजे नहीं सो पाते तो 10 बजे सो जाइए, लेकिन सोने का जो समय है वो 10 बजे का है। किसी कारणवश आपकी नाइट शिफ्ट है, मैं नहीं जानता आप इसे कैसे कर पाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इसकी पालना करता है वो व्यक्ति निरोगी है। आइए इसके बाद में रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक, रात को 11 बजे से लगा करके रात को 3 बजे तक जब शरीर निर्जीव अवस्था में रहता है, शरीर की सारी क्रियाएं बंद होती है, हमारे द्वारा जो हम करते हैं जीते जागते, बोलना, चलना, सुनना, देखना, ये सारी चीजें बंद होती हैं, तो लीवर अपना काम करता है। और लीवर कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, लीवर अगर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो 2.5 घंटे में रिपेयर हो जाता। लीवर अगर थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता तो 2.5 दिन में ठीक हो जाता है। और लीवर अगर 90% बीमार हो जाता है ना, 90%, तो 2.5 महीने में ठीक हो जाता है। ये उसका अपना पावर है और शरीर की सबसे बड़ी ताकतवर वस्तु है लीवर। उसके समय पे हम सोते हैं
तो क्या मित्रों हम ठीक हो पाएंगे? गॉल ब्लैडर और लीवर के समय में हम सोना शुरू करेंगे और फेफड़े के समय में हम नींद निकालेंगे, क्या आप ठीक हो सकते हो? इसीलिए मित्रों, जो मैंने ये दिनचर्या बताई है, इस दिनचर्या के आधार पे आपको उठना होगा, आपको भोजन लेना होगा और आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना होगा। भोजन क्या, कब, कैसे, कितना लेना है, आगे की कक्षाओं में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल मैं कुछ पॉइंट्स आज बता देता हूँ। सुबह का जो भोजन है, महाराजा भोजन है। महाराजा भोजन का मतलब होता है डट करके जितना अपने पेट में जगह है उतना खाना, लेकिन उससे थोड़ा खाना, उससे थोड़ा कम खाना, पूरा नहीं भरना, लेकिन जितना मन प्रफुल्लित हो जाए उतना जरूर खाना है। और सुबह भोजन के अंदर आप रस ले सकते हैं। सुबह का भोजन महाराजा भोजन होता है। और दिन का जो भोजन है वो अल्पाहार में, अगर आपको सुबह शाम दिन में भी अगर लेना पड़े, वैसे तो सामान्य व्यक्ति को दिन में भोजन करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आपको करना पड़े तो आप फलाहार ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपको करना पड़े तो आप अल्पाहार ले सकते हैं। शाम को भोजन करने का समय क्या? आपने सुबह का तो सूर्योदय बता दिया, शाम को भोजन करने का समय क्या? तो शाम को भोजन करने का समय भी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सुबह का है। शाम को भी अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं या सूर्यास्त से आधा घंटे पहले, 1 घंटे पहले भोजन करते हैं, तो आपकी जठराग्नि भोजन को सही तरह से पचाने में सक्षम होगी। सूर्य की उपस्थिति में भोजन किया हुआ भोजन आपका 8 घंटे में पचता है और सूर्य की अनुपस्थिति में वो किया हुआ भोजन आपका 16 घंटे में पचता है। आप देख लीजिए। और सूर्य की अनुपस्थिति में किया हुआ भोजन को अगर 16 घंटे नहीं मिले तो फिर वो सड़ता है। और आज हमारी स्थिति 2000 रुपए किलो बादाम खाएं, 4000 रुपए किलो बादाम खाएं, काजू खाएं या च्यवनप्राश खाएं या दुनिया से महंगा न्यूट्रिशन खाएं, फिर भी हमारा शरीर जो का त्यों है, जस का तस है। बीमारियां आती रह रही है, बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। शाम का भोजन करने की क्या लिमिट है? जो सुबह का भोजन किया उसका आधा भोजन रात को, शाम को उसका आधा भोजन रात को। और रात को सोने से पहले अगर कोई किसी बीमारी से ग्रसित है या नहीं भी है, तो रात को दूध लेने का समय है, सुबह जूस लेने का समय है और दिन में आप फ्रूट ले सकते हैं, ताक ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये आयुर्वेद के सिद्धांत हैं। और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम अगर कहें कि हमारी उम्र 50 हो गई, हमारी उम्र 55 हो गई, हमारी उम्र 60 हो गई, क्या हमें रात का या शाम का भोजन करना चाहिए? तो अति आवश्यक होने पर, यानी कि श्रम वाला कार्य होने पर आप रात को यानी कि शाम का भोजन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी विशेष श्रम वाला कार्य नहीं है तो 50 की उम्र के बाद में आप रात वाला भोजन छोड़ दें तो बहुत ही उत्तम होगा, अति उत्तम होगा। या 60 की उम्र के बाद में तो छोड़ ही देना चाहिए शाम का भोजन। क्या करें? दूध और थूली, दूध या उसके साथ में लाइट भोजन। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों, कई साथी दूध भोजन के तुरंत बाद या भोजन के समय में दूध ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। दूध का नमक के साथ में बहुत ही बड़ा विरोध है। और दूध या दूध से बनी हुई वस्तु अगर आप नमक के साथ में खा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आप चर्म रोग से ग्रसित हैं या चर्म रोग से ग्रसित होने वाले हैं। ये दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। और चर्म रोग का आज एलोपैथी के पास कोई भी इलाज नहीं, कोई भी। तो ध्यान रखिए, दूध के साथ में नमक वाली वस्तु यानी कि जो हम रोटी बनाते हैं वो रोटी भी अगर अलूनी है, अगर बिना नमक की है तो दूध के साथ में खाई जा सकती है। अन्यथा दूध के साथ में रोटी, नमक वाली रोटी वर्जित है। दूध सोते समय पीना चाहिए, यानी कि रात को आप पी सकते हैं, दूध पच सकता है। देसी गाय का दूध सर्वोत्तम आहार है, इससे बड़ा कोई आहार नहीं है।
भोजन के अतिरिक्त। और मित्रों, जिस महिला को, जिस बहन को पीसीओडी में समस्या है या मोशन में समस्या है, किसी भाई को मोशन में समस्या है, तो रात को सोते समय दूध के अंदर देसी गाय का घी 2 चम्मच डाल करके रोज सेवन करने से उसका मोशन ठीक हो जाता है, फ्रेश होने में आसानी रहती है और किसी भी प्रकार की उसे मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत है आयुर्वेद का, ये सिद्धांत है गो विज्ञान का और ये सिद्धांत है हमारे आचार्य श्री योगेश भारद्वाज जी का। यही सिद्धांत है आर्ष विद्या गुरुकुलम का। आप सभी मित्र आर्ष विद्या गुरुकुलम की तरफ से गो विज्ञान की इस चिकित्सा कक्षा में जुड़ करके स्वस्थ लाभ लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। जो मैंने बिंदु बताए उसके ऊपर अगर किसी का प्रश्न है तो मैं जरूर लूंगा, लेकिन समय है हमारे पास थोड़ा और, तो एक बिंदु में और बता देता हूँ। आप सभी जानते होंगे होली, दीपावली और रक्षाबंधन ये हमारे तीज त्योहार में माने जाते हैं और भारतीय परंपराओं में ये हमारे त्योहार हैं जो यज्ञ के रूप में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों पे यज्ञ करके हम अलग अलग त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं और इन तरीकों के अलावा हम अलग अलग त्योहार में अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। ये अलग अलग व्यंजन बनाने की प्रक्रिया और ये अलग अलग त्योहार मनाने की प्रक्रिया, क्या ये सिद्धांतिक है, क्या ये वैज्ञानिक है, क्या ये आयुर्वेद के आधार पे हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जरूर मनाना चाहिए और उसी प्रकार से मनाना चाहिए जिस प्रकार से प्राचीनतम कला से हम मनाते आ रहे हैं। यानी कि होली के समय में जो यज्ञ होता है ये सामूहिक यज्ञ होता है और इस सामूहिक यज्ञ के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, भागते हैं और होली के अंदर बना हुआ व्यंजन हमें कई रोगों से मुक्ति देता है। दीपावली के अंदर बना हुआ व्यंजन हमें कई रोगों से मुक्ति देता है। रक्षाबंधन के अंदर बना हुआ व्यंजन हमें कई रोगों से मुक्ति देता है। हालांकि ये कुछ पौराणिक हो सकता है, लेकिन सिद्धांत इसमें गलती से भरो या जानबूझ करके भरो, सिद्धांत इसमें आ गए हैं जाने अनजाने में। तो सुनिए मेरी बात, लिखिए दीपावली के त्योहार पर दीपावली वाले व्यंजन और दीपावली को यज्ञ करके, हवन करके, घर में बैठ करके, दीप प्रज्वलित करके मनाने से, मीठे व्यंजन बनाने से और मीठे व्यंजन खाने से, सामूहिक रूप से बैठ करके घर के अंदर खाने, घर के अंदर दीपक लगाने, घर के अंदर यज्ञ करने से हमारे किडनी, मूत्राशय, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी और यूरेनल ब्लैडर, इन चारों की चिकित्सा स्वतः हो जाती है। और जो साथी इन दिनचर्याओं का उपयोग नहीं करता, इन दिनचर्याओं को अपनी तरह से नहीं रखता और दीपावली को दीपावली की तरह नहीं मनाता, बैठ करके यज्ञ नहीं करता, दीप प्रज्वलित नहीं करता, यज्ञ हवन नहीं करता और उस समय मीठा भोजन नहीं करता, उसको किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, यूरिनल ब्लैडर की बीमारी और गॉल ब्लैडर की बीमारी आती ही आती है। चलिए आगे चलते हैं। दीपावली के बाद में हम चलते हैं होली के पास। होली के अंदर हमारे पास होता है व्यंजन क्षारीय, साल्टी, नमकीन व्यंजन होता है और उस नमकीन व्यंजन की वजह से हमारा हार्ट, हमारी छोटी हाथ और छोटी हाथ, हार्ट का रिपेयरिंग जो है, इस मेरुदंड और मस्तिष्क, इन चारों की जो रिपेयरिंग है, इन चारों का जो कार्यभार है, वो होली का त्योहार हमें साल्टी, नमकीन व्यंजन से इन चारों को नियंत्रण कर देता है। छोटी हाथ, हार्ट,
मेरुदंड, और कहा जाता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म है। दिमाग को गर्म करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसको ठंडा करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। और जल की पूर्ति, नमकीन व्यंजन खाने के बाद हमें जल की पूर्ति पूरी तरह से हो जाती है, या नमकीन व्यंजन खाने के बाद हमें जल डिमांड होता है शरीर को, और हम जल अधिक, तो हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारी छोटी आंत, हमारा हार्ट, ये रिपेयर हो सकता है। आइए हम रक्षाबंधन की ओर चलते हैं। रक्षाबंधन पर जो बनाए जाने वाले व्यंजन हैं, उस व्यंजन से फेफड़ा, बड़ी आंत और किडनी और मूत्राशय, किडनी और मूत्राशय आगे, फेफड़ा और बड़ी आंत, इसके अलावा कौन सा रह गया? आमाशय, हमाशय और प्लीहा गुरुजी। यस, आमाशय और प्लीहा, फेफड़ा और बड़ी आंत, इनकी जो चिकित्सा होती है वो रक्षाबंधन के त्योहार पे होती है। आइए इसे और गहराई से समझ लेते हैं। आमाशय और प्लीहा। आमाशय की अगर हम बात करें तो कैसे सफाई होगी? पूरा शरीर की जो सफाई है, ये जो रक्षाबंधन है ये श्रावण मास में आता है, और श्रावण मास के पहले हमारे पास बारिश हो चुकी होती है, और उस बारिश होते ही इस बारिश के अंदर पूरे ब्रह्मांड में, यत ब्रह्मांड तत् पिंड के आधार पे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जीव जगत में सभी प्राणियों को दस्त लगती है, यानी कि मनुष्य से लगा करके छोटे छोटे जीव जंतु तक दस्त लगती है, पेट साफ होता है। और इस पेट साफ करने की क्रिया के कारण ये प्रकृति कर रही है, अपने प्रकृति के अनुसार हो रहा है। गाय, भैंस, बकरी, चूहा, बिल्ली, सभी का पेट साफ इन महीनों में होता है। यहाँ तक कि सृष्टि, धरती भी इसमें क्लीन होती है और भीनी भीनी खुशबू आती है। ये कक्षाएं हम आगे और लेंगे, सैद्धांतिक पक्ष और हम आगे रखेंगे। तो इन चारों की जो चिकित्सा है वो होती है रक्षाबंधन पर। अगर हम रक्षाबंधन के व्यंजन रक्षाबंधन पर बना करके, यानी कि खीर बना करके हम लेते हैं, तो 4 अंगों की हम सुरक्षा करते हैं, 4 अंगों की हम रक्षा करते हैं। मुख्यतः ये 12 अंग हमें निरोगी करने में बहुत बड़े सहयोगी होते हैं। जिस प्रकार की एक विद्यालय में प्रिंसिपल, एक राज्य में मुख्यमंत्री और एक देश में प्रधानमंत्री सुरक्षा जैसा करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये अंग मुख्यतः अपना कार्य करके ये सुरक्षा करते हैं। इनके साथी अंग, इनके सहपाठी या इनके अंडर में छोटे छोटे अंग बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं। उसका समय हमारे पास अभी नहीं है, हम आगे की कक्षाओं में जानेंगे। ये कक्षा लगातार हर रविवार को हो रही है और हर रविवार को होगी। जो लिंक आपके पास उपलब्ध है, यही लिंक है। अधिक जानकारी के लिए आपके पास जो लिंक आया है उसमें व्हाट्सएप नंबर है, उससे उस पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो बताए गए सिद्धांत हैं उन पर अगर कोई आपका प्रश्न है तो अपना हैंड राइज करें, मैं आपका